स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट्स, आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये अपने को सिद्ध करना है। दो तरह की संख्याएं होती है, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। इनके बारे में अपन जानते हैं कि परिमेय संख्याएं वो संख्याएं हैं जिनको हम p/q रूप में लिख सकते हैं। p/q रूप का मतलब है कि दो इंटीजर्स का अनुपात। p एक पूर्णांक है, q एक पूर्णांक है। q के लिए केवल ये शर्त रहेगी कि ये 0 नहीं होना चाहिए। तो दो इंटीजर्स के रेशियो के रूप में जिसे लिखा जा सकता है उसको हम परिमेय संख्या, रेशनल नंबर कहते हैं, और जिसको इस रूप में हम नहीं लिख सकते हैं वो इरेशनल नंबर कहलाती है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड यानी कि विरोधाभास विधि काम में लेंगे। और उसके लिए अपन क्या करते हैं कि हम ये मान लेंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि एक परिमेय संख्या है। और यदि ये है एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या के लिए इसे किसी न किसी दो इंटीजर्स का रेशियो होना चाहिए, p/q रूप में इसे लिखा जाना चाहिए। और इस को हम आगे बढ़ाएंगे तो हमें एक ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाएगी जो संभव नहीं है। इसी को हम विरोधाभास विधि कहते हैं। तो इसको हम शुरू करते हैं। यहां पे हम लिख लेते हैं कि माना यदि संभव है, इफ इट इज पॉसिबल, तो √2 बराबर p/q, यानी कि √2 एक परिमेय संख्या है और ये किसी पूर्णांकों के अनुपात के बराबर है, जहां p और q दोनों पूर्णांक है, इंटीजर्स है, और q इज नॉट इक्वल टू 0। इसको हम हल करेंगे तो क्या लिख लेंगे? p बराबर √2q, वर्ग करें तो p² बराबर 2 और q² दोनों तरफ का वर्ग कर दिया। एक चीज अपने को ये ध्यान में रखनी है कि जब हम p/q रूप लिखते हैं तो साथ में एक चीज ये भी लिखेंगे जहां p और q परस्पर अभाज्य है। परस्पर अभाज्य यानी को प्राइम नंबर्स हैं। परस्पर अभाज्य का मतलब है दो प्रकार की संख्याएं होती हैं। एक तो अभाज्य संख्याएं जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, और एक होती है परस्पर अभाज्य संख्याएं जैसे 8 और 9। ये परस्पर अभाज्य है, यानी इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। 8 के गुणनखंड करें हम तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 के करेंगे तो 3 गुणा 3। ये भी अभाज्य नहीं है, ये भी अभाज्य नहीं है, लेकिन दोनों परस्पर अभाज्य हैं। दोनों में आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो यहां पर हमने √2 को p/q लिखा, तो अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो हमने उसको काट दिया और ये p/q उसका सरलतम रूप आ गया है। अब यहां से p² बराबर 2q² अपने को मिल गया। 2q², क्योंकि 2 से गुणा है, एक सम संख्या है, अतः p² भी क्या हो जाएगी? सम संख्या, क्योंकि p² 2q² के बराबर है और q² का 2 से गुणा चल रहा है। इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या कैसी है? सम संख्या। और ये संख्या p² के बराबर है, इसका मतलब p² भी क्या है? सम संख्या है। और p² एक सम संख्या है चूंकि p² एक सम संख्या है, अतः p² में 2 का भाग जाएगा। क्योंकि अपन जानते हैं सम संख्या के अंदर 2 का भाग जाएगा, तो p² में 2 का भाग जाएगा। अब p² में 2 का भाग जाता है तो इस चीज को अपन ने एक प्रमेय की थी, अंक गणित का मूलभूत प्रमेय। उसमें हमने लिखा था कि किसी भी संख्या को
किसी भी धनात्मक पूर्णांक को हम लिख सकते हैं अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में। तो p जो है हम ये मान लें p1 p2 pn रूप में लिखा जाए। तो p स्क्वायर में 2 का भाग जाता है तो p स्क्वायर इस पूरे का स्क्वायर हो गया। इसमें 2 का भाग जा रहा है, इसका मतलब p1 p2 pn इनमें से कोई ना कोई 2 है। अतः है 2 p स्क्वायर का गुणनखंड है और इसका मतलब ये p का भी गुणनखंड है, क्योंकि ये सभी जो संख्याएं हैं p1 p2 pn तक ये सभी की सभी अभाज्य संख्याएं हैं और प्रत्येक संख्या पे स्क्वायर लग जाएगा। तो जब 2 का भाग जा रहा है तो p1 p2 p3 एंड सो ऑन pn में से कोई एक 2 है। ठीक है, तो इसका मतलब कि p स्क्वायर का जो गुणनखंड है 2 वो किसका गुणनखंड है, साथ में p का भी गुणनखंड है। तो यहां से हम क्या कह रहे हैं कि चूंकि p सम है, हमने ये सिद्ध कर दिया कि p में 2 का भाग जाता है तो p सम हो गई। तो p सम है, इसका मतलब p को हम क्या लिख सकते हैं 2n। n कोई पूर्णांक है और सम संख्या p है तो p बराबर 2n, यानी p में एक फैक्टर 2 है और शेष पूर्णांक को मैंने n लिख दिया। तो यहां से p स्क्वायर अपना हो जाएगा 4n स्क्वायर, परंतु p स्क्वायर किसके बराबर है 2q स्क्वायर के। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि p स्क्वायर बराबर 4n स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर। अब इन दोनों संख्याओं को लें तो हमें क्या मिल गया 2n स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। तो सेम सिचुएशन आ गई यहां पर, जैसे ऊपर p स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर आया था, अब q स्क्वायर बराबर 2n स्क्वायर आया है। तो हम फिर से ये परिणाम निकाल लें कि अतः q एक सम संख्या है। तो देखिए पहले हमने सिद्ध किया था कि p एक सम संख्या है, यहां पर क्या आ गया कि q एक सम संख्या है। तो हम यहां लिखेंगे चूंकि p और q दोनों सम हैं, दोनों क्या हैं सम हैं, अतः परस्पर अविभाज्य नहीं है, नहीं हो सकते, क्योंकि p और q दोनों ही हमने क्या सिद्ध कर दिए सम संख्या सिद्ध कर दी, इसलिए यह संभव नहीं है कि दोनों परस्पर अविभाज्य हों। लेकिन हमने शुरुआत में इन दोनों को परस्पर अविभाज्य लिया था। ठीक है, हमने ये कहा था कि यदि संभव है तो √2 बराबर p बटे q। ठीक है, जहां p और q परस्पर अविभाज्य है और यहां से हमें परिणाम ये मिल गया कि दोनों सम हैं और दोनों परस्पर अविभाज्य नहीं हो सकते। तो ये एक विरोधाभास है, यहां पर दोनों परस्पर अभाज्य हैं, यहां पर दोनों परस्पर अभाज्य नहीं हो सकते, ये हमने सिद्ध कर दिया। और ये विरोधाभास इसलिए पैदा हुआ क्योंकि हमने √2 को एक परिमेय संख्या माना है। तो हम अंत में ये लिखेंगे कि इस विरोधाभास का कारण यह है कि √2 को एक परिमेय संख्या मानना गलत है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों इसी तरह से हम √3, √5, √7 को सिद्ध कर सकते हैं कि ये भी अपरिमेय संख्याएं हैं और इनको सिद्ध करने के लिए भी हम विरोधाभास विधि को ही काम में लेंगे। और 3 नंबर में या 4 नंबर में अलग अलग बोर्ड्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत आसान है, 2-3 बार आप लिख करके इनका अभ्यास कर लेंगे तो ये क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।